पेंसिल रखो, आज मैं पेंसिल भारत देखो। में राष्ट्रवाद पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज की क्लास पूरे आज का क्लास पेंसिल लाओ उधर से। रखे बच्चे यही सब छोटा कृपया। हाँ एकदम है। भारत में राष्ट्रवाद, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री सर जी तो अभी हिस्ट्री केमिस्ट्री में मिलता जुलता है, Yes, तो sir. दिमाग पर हिस्ट्री केमिस्ट्री का भूत चढ़ा है, इसीलिए राष्ट्रवाद सर, की शाब्दिक इसके अर्थ होता है chemistry यार। तो पहले जान लो, लागल है इसलिए। बता भी चुके हैं हाँ एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन, और इसके बाद जो पढ़ेंगे उसी से आता है। हाँ सर। बात बुझा। टॉपिक भी अच्छा है, कंपटीशन में भी आएगा। इधर जो 3 चैप्टर है उधर यूपीएससी के मेंस में काम देगा, पता है ना। बाकी काम देगा नहीं देता है काम। जितना एग्ज़ाम देगा इसी से पूछेगा। और दूसरा बात, एग्ज़ाम आबे नहीं आबे, तुम्हारा देश के इतिहास है, तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी है कि पीछा क्या हो चुका है। नहीं तो देश का फ़ायदा किया, देश के देश वाला का फायदा किया, देश के बारे में पता होना चाहिए ना जी। तो जानो, भारत में राष्ट्रवाद से तुम भली भांति परिचित हो, बहुत डिस्कस किए हैं। राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश के प्रति मतलब कहते हो प्रेम की भावना न। तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय, राष्ट्र के प्रति सजग होना और एक्टिव होना, उसी को कहते हैं वो चीज़। ऐसी राष्ट्रीयता चेतना का उदय जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल, आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल, सामाजिक मतलब सोशल, जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल सब एकीकरण का अभ्यास हो, सब एक हो जाए, उसी ही कहते हैं राष्ट्रीय चेतना का उदय होना। राष्ट्रीय चेतना का उदय होने मतलब है तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई कुछ नहीं। जब देश आज़ाद हो रहा था ना, तो हिंदू मुस्लिम आज़ाद जिस समय हो रहा था, इसमें हम लोग आगे देखेंगे, हिंदू वर्ग का जो कहते हो, जिसे कहते हो संत कहते हो, अच्छा व्यक्ति थोड़ा सा, वो जाता था मुस्लिम के मस्जिद जा कर के वहाँ लोग को भाषण देने के मोटिवेट करने के लिए। और मुस्लिम का जो मेन जिसे कहते हो उसका फ़कीर होता है, वो आते थे हिंदू मंदिर के आकर के वहाँ के लोगों को मोटिवेट करना। इससे क्या पता चल रहा है, मतभेद आदमी में खत्म हो चुका है, राष्ट्र के प्रति भावना है। आजकल भी है लेकिन उतना नहीं है, उतना शिक्षित वर्ग में अभी भी है, अलाब तो अभी नहीं है। उसे ही राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। तो वही बात यहाँ कहा गया है, ऐसी राष्ट्रीय चेतना का उदय जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल एवं कल्चरल एकीकरण का अभ्यास हो, सब एक हो जाए। हिंदू करेगा मुस्लिम कल्चरल का अभ्यास, मुस्लिम करेगा हिंदू कल्चरल का अभ्यास, कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेज़ का नीति था फूट डालो वो शासन करो। और जब सब हम एक हो जाएंगे तो फूट कैसे डालेगा? जी सर, ओकरे फोड़ देना है। तो उसी को कहते हैं राष्ट्रीयता की भावना। उसी क्या कहते हैं? राष्ट्रीयता की भावना, नेशनलिज्म इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? नेशनलिज्म। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक, 19वीं शताब्दी का मतलब तुम बताओ क्या बुझते हो? 19वीं शताब्दी का मतलब हमने बुझते हैं 19 शताब्दी मतलब सर जी 1800 ईस्वी सर जी। 1801, 2, 3, 4। एक होता है BC, एक होता है एक होता है BC, एक होता है EBC, यही होता है। नहीं सर AC होता है सर। कौन सी होता है? AC या एगो BC, इधर कास्ट बता दी सर। AC और एगो BC होता है। BC ईसा मसीह के जन्म के बाद कहा उसी के जाता है। BC का बिफोर क्राइस्ट। हाँ सर, जो ईसा मसीह के जन्म से AD पहले हुआ, AD सही बोला, ध्यान भूल रहे थे। BC को उसे कहा। ईसा मसीह मान लो जन्म आज हुआ, आज से पहले जो बीत चुका है, क्रिश्चियन का है, मतलब बहुत बड़ा अंग्रेजी कैलेंडर है सर अपना। छठा में ही पढ़ा होगा ये सब चीज़, हाँ तो सर, हमसे पूरे पूछ बताओ। रहा है। नहीं सर पूरे बताओ। तो BC उसे कहते हैं, आज ईसा मसीह के जन्म हुआ है, उससे पहले जो समय बीत चुका है उसके बारे में जब बताएंगे तो उसे BC कहेंगे, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बात। और आज ईसा मसीह जन्मा है, इसके बाद जो भी घटना होगा आने वाले दिन में उसे AD कहा जाता है, एनो डोमिनी।
ईस्वी पूर्व, इसे ईस्वी पूर्व बीसी बिफोर बीसी कहते हैं। ईस्वी बोलेंगे, आज नहीं कहते, अरे कौन ईस्वी है, ईस्वी कहते हो ना, ईसा मसीह यानी कि 2020 बोलते हो। इसका मतलब क्या हुआ, ईसा मसीह के जन्म का 2020 साल हो गया आज। इसका मतलब ये हुआ जिस दिन उसका जन्म हुआ था उस दिन एक तारीख एक सब चीज़ था। उस दिन तारीख शुरू में हुआ था तुम्हारा कैलेंडर, 0 था ना सर, उस दिन शुरू हुआ था ना जी, उस दिन शुरू हुआ था कैलेंडर। तारीख शुरू हुआ, उस दिन एक तो इसे मत जन्मा था और कोई नहीं था। क्या करोगे, अपना लोग का कैलेंडर अलग है, विक्रम सब अति संवत है। उसके अनुसार से मतलब बहुत अभी अरे मतलब चलो ठीक है, हाँ चलो हम पंजाब का टॉपिक शक पर। संवत। तो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक, 19वीं शताब्दी से पहले तक भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। पता होगा तुमको। जी सर। उस समय भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले तत्वों का अभाव था। जैसा अभी देखते हो भारत एक है, भारत में एकता है, भारत में यूनिटी है। 19वीं शताब्दी के पहले तक, 19वीं सेंचुरी से पहले तक ऐसा नहीं था। ऐसा कोई व्यक्ति जन्म नहीं लिया भारत की मिट्टी से उस सब भारतवासी को एक कर सके। बात समझ में आ गया ना। अभी तो पाकिस्तान उंगली उठा देगा तो ढेरी आदमी है, गाँव लाठी भाला एक सब निकल जाएगा ना। उस समय उसको न मार रहा है, अंग्रेज किसी को पीट रहा है ना, उसको न मार, हमको कुछ थोड़े कर रहा है। ये भावना था आदमी में, नहीं समझ में आया। आजकल वो है भने गाँव में लड़ाई हुआ तो अलग बात है, लेकिन दोसर गांव का आदमी आकर ही गांव मारेगा तो उसको भी तुमने छोड़ेगा। वो तो अलग कंट्री से आया था, इस कंट्री पर राज कर रहा था। बात समझ में गया ना। अलग कंट्री का व्यक्ति इस कंट्री में आया, हल्ला फिर नहीं करो, डिस्टर्ब करेगा फिर दिमाग मेरा तो पढ़ना नहीं बंद कर देगा। बात समझ में गया ना। उस समय भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले तत्वों का अभाव था। समान न्याय व्यवस्था का अभाव था, न्याय भी नहीं था। जो पूंजीवाद वर्ग था, जो टका वाला था, पैसा वाला आदमी था, कोई गलती भी किया ना माफ था उसको। पहले के समय में ऐसा होता था, बड़ा आदमी को, टका वाला आदमी गलती किया है ना तो वो उसके बदले को छोटका आदमी को पैसा दे करके सज़ा कटवा सकता है। ये नियम था। जैसे कोई क्राइम किया है ना, वो चाहता उसको सज़ा नहीं हो तो उसको बदले दूसरा को सज़ा भोगता, वो उसको रुपा देता। आज ये बात है, मोदियों करेगा क्राइम ना, ये मत बुझो कि देश का प्रधानमंत्री है, उसको भी जेल जाना पड़ेगा। लाल यादव का एग्जाम्पल तुम्हारे सामने में एगो है, खुला किताब की तरह नहीं है। अब कहेगा सर मोदी कैसे, तो लाल यादव छोटका नेता था, वो बड़का नेता ही है, नहीं है जेल में चक्की पीस रहा है। बात समझ में आ गया ना। सामान्य है, जो जेल बनाया था उसी जेल में भी हुआ है। अब वो तो हमको नहीं पता है, इतना टका घपलाबाजी किया तो बहुत। चलो ठीक है, समझा, समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते टॉपिक में डिस्कस करना है। राष्ट्रीय एकता में कमी का अर्थ है उस अनुभूति का अभाव जो भारत में रहने वाले सभी लोगों को समान लक्ष्य एवं समान सरकार से जोड़े। और सरकार होगा सरोकार, ठीक है। जैसे अभी है कुछ भी होगा, यहाँ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, समान लक्ष्य एवं समान सरोकार से जोड़ें। तुम्हारा लक्ष्य भी क्या है, पढ़ना। 19वीं सदी से 1947 से पहले तक भारत का जितना भी निवासी था, जितना भी व्यक्ति था, सबका एक ही लक्ष्य था, आज़ाद होना, स्वतंत्र होना, अंग्रेज को यहाँ से भगाना। उसे ही कहते हैं सामान्य लक्ष्य, इक्वल गोल। एक ही गोल था सबका, भारत अंग्रेज को भारत से भगा देना। बात समझ में आ गया। और सबका सरकार एक ही हो, सबका गवर्नमेंट एक ही हो। पहले ये बात नहीं था पहले ये बात, मतलब आदमी का सोच ऐसा था, लेकिन उस समय ऐसा सोच रहा था व्यक्ति ऐसा, उसके लिए काम भी कर रहा था, सिर्फ दिमाग में नहीं सोच रहा था। उस समय तो राजा का शासन हुआ करता था, एक खास स्पेसिफिक एरिया का, खास क्षेत्र का राजा। ये हो गया, उसका वो हो गया, उसका वो हो गया, तो मान लो उस क्षेत्र का राजा जो है तो उसका हुकूमत चलेगा, नहीं होगा। उस क्षेत्र का जो उसका हुकूमत चलेगा। लेकिन आज वो बात नहीं है, तुम कहीं से भी हो, एक ही कोर्ट है, मतलब उसका ब्रांच अलग अलग खुला हुआ है ना। तुम्हारा सरकार एगो है, मोदी सरकार, भारत सरकार जिसे कहते हो, उसे ऑफ हो गया था क्या? यस सर। उसे क्या कहते हो?
अच्छा टाइम बढ़ा देंगे, उसे क्या कहते हो, याद करो। मोदी भी जब भाषण देने आएगा ना तो उन्हें कहेगा हम ही सरकार हैं, वो कहता है भारत सरकार। यस सर, तो भाषण सुना है? यस सर बोलता है। सिर्फ मोदी से ही देश नहीं चलता है, उसके अंदर बहुत सारा व्यक्ति काम कर रहा है। तो अब यानी कि यहाँ पर समान सरकार का मतलब क्या हो गया, शासन जो होगा आदमी पर कोई एक आदमी करेगा और वही आदमी करेगा जो जनता के द्वारा वहाँ पर पहुँचा हो, जनता के द्वारा वहाँ पर पहुँचा यानी कि जनता ने उसको चुना हो। जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं, चुनते हैं ना। पहले के समय में ऐसा बात नहीं था। दादा है तो उसका बेटी बनेगा, जी सर, फिर उसका बेटा, बौको हो तो भी वही बनेगा, नहीं बनेगा। यानी कि कोई इस प्रकार के आम आदमी को शासन करने का अधिकार पहले नहीं था, पूंजीपति वर्ग को था। पूंजीपति वर्ग तो राजा महाराजा ही था, यस सर, और उससे जो कम पूंजीपति था वो राजा के चप्पल तोड़ में रहता था। कुछ कम इसका है क्या? पहले बता चप्पल। बात समझ में आ गया ना? तो यही हो गया। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उस समय में कई ऐसे तत्व उभरे जिससे ये कमी दूर होती गई, यानी कि सबका बारे में अच्छी तरीक़ा से सोचना, सबको न्याय देना और सबको एक सरकार से जोड़ना। धीरे धीरे ये कमी दूर होती गई, क्योंकि हमारे देश में धीरे धीरे नेता जन्म लेते गए, नहीं लेते गए। लोहिया जितना तुम ना लगा तो फलना लोहिया अमर रहे, डॉक्टर लोहिया नहीं लेता है। ये सब का धीरे धीरे जन्म हुआ, राष्ट्रीय एकता की भावना समाने लगा, सबको न्याय मिलने लगा। नहीं मिलता तो धरना देते थे लोग, ना हड़ताल, भूख हड़ताल हम करेंगे, महात्मा गांधी से भूख हड़ताल नहीं खाएंगे। मोदी जी के नाम कहाँ ले छे? तो एक में दूर गई एवं भारत एक संपूर्ण संगठित राष्ट्र का स्वरूप ग्रहण करने लगा। और धीरे धीरे भारत जो है संपूर्ण संगठित, जैसे अभी भारत का मैप तुमको हम दिखाए थे, इसीलिए जैसे संगठित भारत एक देख रहे हो, ऐसा रूप धीरे धीरे ग्रहण करने लगा भारत। पहले नहीं था, पहले बिखरा हुआ था ना। यही राष्ट्रवाद है एवं इसी राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम में। अभी राष्ट्रवाद मतलब बुझा ना, उसी राष्ट्रवाद के लिए अब आज़ादी तुमको चाहिए तो प्रेम से दो कि लड़ झगड़ के दो, देना तो होगा। उसके लिए जो तुम स्ट्रगल करेगा ना, उसी को संग्राम कहते हैं। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन जिसे कहते हो, स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्र होने के लिए, अंग्रेज से आज़ाद होने के लिए, उसके विरोध में जो भी कुछ करेंगे हम, उसी को स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। बात समझ में आ गया? यही बात है। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था का परिणाम था। अब देखो, ये बेसी नहीं भगाओ राहुल। 19वीं शताब्दी टेंशन में नहीं लो। राष्ट्रीय चेतना का उदय मेनली मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन, इंग्लिश शासन व्यवस्था का परिणाम था। अंग्रेज से पहले भी भारत पर शासन कर रहा था कोई ना। हाँ सर, आया था। अकबर बीरबल था ना, उसका मुगल वंश जिसे कहते हो, उससे पहले गुलाम वंश था, बहुत सारा वंश था। तो पहले भी तो राजा शासन कर रहा था ना। ऐसा थोड़े है कि अंग्रेज आया, अंग्रेज से पहले देश मतलब स्वतंत्र था, जैसे अभी वैसे नहीं था। अंग्रेज से पहले भी भारत क्या था? गुलाम तो नहीं कह सकते हो, अच्छा थोड़ा शासन होता था, प्रजातांत्रिक नहीं था। मतलब राजा पहले भी था, लेकिन राजा इसी मिट्टी से जन्म लिया था, या दूसरे जगह का भी राजा था, उतना क्रूर नहीं था, नहीं जितना कि अंग्रेज था। लेकिन अंग्रेज क्रूरता का हद पार कर दिया। तो अब मान लो क्रूरता का हद पार कर दिया न, तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था में क्रूरता का हद अंग्रेज पार किया। तो जब क्रूरता का हद पार आएगा, तुम कुछ सोचेगा ना, अब क्षमता का मतलब बर्दाश्त का हद पार हुआ, अब हम कुछ न कुछ करेंगे। तो ये जो राष्ट्रवाद की भावना देख रहे हो ना, ये अंग्रेजी शासन व्यवस्था से शुरू हुआ। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, देख रहे हो। एक एक लाइन के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, ध्यान समझो उस बात को। ब्रिटिश शासन, अब कोई कहेगा ब्रिटिश क्या है, तो तुम जानते हो ब्रिटिश बारे में ना, उसके लिए पहले हम बता दिए। ये सब वर्ड यू काम देगा, पहले कह दिए। पूरे बताए हैं क्या हाँ, होता अब है, जानो, नहीं होता। ब्रिटिश शासन ने जो परिवर्तन, जो चेंजेज, कौन देश का? राजनीतिक जो ब्रिटिश शासन पॉलिटिकल में चेंज किया, हम बताएंगे। आर्थिक मतलब इकोनॉमिक बिजनेस में चेंज किया,
पैसाखोरी के मामला में, सामाजिक सोशल जो तुम्हारा समाज देख इसमें चेंज किया, ये किए थे। उसके परिणाम स्वरूप अब जो भी आदमी आता है ना, जैसे अभी भी सरकार में देखो, कोई सरकार आएगा उसका कोई योजना है ना, दूसरा सरकार आएगा तो उसको चेंज कहेगा नहीं गलत है, वो गलते कहेगा, सही है तो क्या कहेगा गलते है नहीं, अपना नियम वो अपना नियम लागू करेगा नहीं। तो अंग्रेज भी आया था, तो अंग्रेज से पहले जो भी शासन का व्यवस्था था, जो भी नियम कानून लागू था, अंग्रेज उसको खत्म करके अपना नियम कानून शुरू किया। तो उसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता के सभी वर्गों का शोषण हुआ। आदमी के क्या हुआ? शोषण हुआ। शोषण कहने का मतलब है तुम काम भी करा लेता है और पैसा भी नहीं देता है, वो चीज़ है नहीं। शोषण का मतलब ये भी हुआ, तुमसे फसल खरीद लिया है, फसल कुछ भाव दिया तुमको, कुछ भाव 10 टका किलो है तो 2 टका किलो दिया, इसी को कहते हैं शोषण। और तुम खुद तो खुद मरेगा। जी सर। क्यों? तुम 10 टका दर है और 5 टका फसल में लगाए हो, तुमको 10 टका बस बिकना चाहिए, वो 2 टका भाव ले रहा है, तुमको तो खेत का मुर भी नहीं निकला और ऊपर से 3 रुपया जितना लगाए हो भी नहीं निकला। अलग मतलब ऊपर से लगाना, ऊपर तुम्हारे पास पैसा आएगा कहाँ? ऊपर से टका कहाँ से आएगा? नहीं आएगा पैसा, तो कर्जा लेगा दूसरे से, कर्जा में डूब जाएगा, और डूबेगा तो आदमी परेशान करेगा। और कर्जा देगा कौन? साहूकार देगा, जो पूंजीपति वर्ग है, पैसा लोग कर्जा देगा, अल्टीमेटली तुम्हारा नष्ट होना निश्चित है। इसी कहते हैं शोषण करना। बात समझा? हाँ सर। जिससे जनता के बीच असंतोष की भावना ने एक व्यापक रूप लिया। असंतोष, आदमी हताश का भावना बहुत बड़ा रूप ले लिया। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने डाक और तार व्यवस्था, रेल, ये अंग्रेज ही सब लाया, भारत में नहीं था पहले। छापे खाने, जो पेपर छपता है, समरूप प्रशासनिक व्यवस्था, सब जगह शासन एक जगह कंट्रोल का, पुलिस व्यवस्था आदि का विकास किया अंग्रेज। अंग्रेज भारत को बर्बाद ज़्यादा किया, उसकी तुलना में विकास कुछ कम किया। यद्यपि इनका विकास एक सुचारू प्रशासन चलाने की दृष्टि से किया गया था। इसका जो विकास था, अंग्रेज जो भारत का विकास कर रहा था, वो इसलिए कर रहा था ताकि पूरे भारत पर हम बढ़िया से कब्जा कर पाए और शासन चला पाए, हमारे कंट्रोल में सब रहे, इसलिए वही सब किया। इसका मतलब अंग्रेज का एक कतई नहीं था कि हम भारत के लोगों के लिए सब काम कर रहे हैं। अपना उंगली सीधा करने के लिए वो डाक का व्यवस्था किया, यहाँ से वहाँ कुछ सूचना पहुँचाना है तो उसके थ्रू तार व्यवस्था किया, तार बिछाया टेलीफोन के लिए, रेल पटरी बिछाया, माल लूट के ले जाने में तो हर जगह दिक्कत नहीं होगा, ऐसे बैलगाड़ी पर लाना पड़ता था ना। और रेल, इसी मकसद से अंग्रेज रेल का निर्माण किया। ऐसे नहीं कर, हकीकत यही है, ताकि इस एरिया में सामान लूटा तो दूसरी जगह ले जाने में, अब मतलब सामान मान लो बिहार से लूटा तो नदी अब तुमको पता है 3 भाग जमीन पानी है, 1 भाग जमीन है, तो मुंबई से या मान लो या कन्याकुमारी से वो लोग माल को ट्रांसफर करता था। तो इतना भारत में मान लो बिहार में है, गुजरात से, बंगाल से कहीं से माल लिया तो फिर मुंबई तुम्हें ले जाएगा, तो ये तो ज़मीन है ना बीच में जी, इतना दूर में बीच में, तो ज़मीन से जाएगा तो अदर गाड़ी से जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा ना, जम लगेगा, बहुत बात है। उसमें रोड भी नहीं था, जंगल था बहुत सारा, तो उसने किसका निर्माण किया? पूरा रेल का निर्माण किया, ताकि यहाँ से लूटेंगे कहीं से भी और नदी के बगल में जाएंगे, और नदी के बगल में मेरा जहाज लगल है और वहाँ से यूरोप उसको फिर ब्रिटिश लोग उसको भेज देंगे सामान, इसलिए उसने रेल का निर्माण किया। पेपर का निर्माण किया, छापाखाना का निर्माण किया, अपने बारे में छापने के लिए हमने ये किया, हमने वो किया, झूठा। समरूप प्रशासनिक व्यवस्था, सब जगह अपना पुलिस फोर्स दे दिया, उसका एक कप्तान बना दिया, जैसे अभी दरोगा देखते हो। ये पुलिस प्रशासन व्यवस्था और ये डीएम का जो देखते हो पद, ये सब अंग्रेज का ही काम है। इसीलिए हम बोले थे तुम्हारा संविधान जो बना है ना, वो जो 2 साल पढ़ते हो लाइन बाय लाइन, वो तो एग्जाम में टिक मारने के लिए है, हकीकत वो नहीं है। हकीकत जो अब पढ़ेगा वो है। वो धीरे धीरे देखा, अब अंग्रेज जो ये सब सिस्टम किया ना, भारत का आदमी उस सिस्टम के तहत 1.5-2 साल गुजारा, तो अभ्यस्त धीरे धीरे हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ, आदमी को अभ्यास हो गया, अच्छा इस प्रकार से है, उसको अच्छा लगा, बुरा तो लगा लेकिन ये व्यवस्था ठीक लगा कि एक जगह से इस प्रकार से कुछ हो सकता है, उसी को अपना लिए हम संविधान में। बात बुझा?
आगे पता चल जाएगा वो। तथापि इन सभी ने राष्ट्रीय चेतना के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। अरे दही फोटो और खींचते ला।